बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थोड़ी सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे, बड़ा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया था। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इन 1895 जे पेरिन showed that when the cathode rays passed between the poles of the magnet, the path of the negatively charged particles was curved downward to point C by the magnetic field. अच्छा, अब हुआ क्या? जे पेरिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उसने कि कैथोड रेज को ना मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ठीक है, ये कैथोड रेज आ रही हैं ट्रैवल करती हुई, ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एन और ये जो एस लिखा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है हम लोगों ने। अब जब कैथोड रेज इस मैग्नेटिक फील्ड से पास हुई ना, तो वो देखें सीधे जाते जाते वो पॉइंट सी की तरफ डाउनवर्ड मुड़ गई। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट किया उसने कि कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में जाते जाते किस तरफ डाउनवर्ड पॉइंट सी की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। ठीक है, अच्छा, अब ये बेसिकली ना डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे, तो जस्ट आप इस पॉइंट में इतना ही समझिए कि जैसे डायग्राम आपको नज़र आ रही है, जे पेरी ने एक्सपेरिमेंट किया कि कैथोड रेज जब ट्रैवल करती हैं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, वो मुड़ जाती हैं अपने रास्ते से। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई होगी प्रॉपर्टी। फिर in 1897 J.J. Thomson established their electric charge by the application of electric field. The cathode ray particles were deflected upwards toward the positive plate to point A. अच्छा, जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? अब जैसे जे पेरी ने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब यहाँ पे देखो जैसे नज़र आ रहा है आपको, ये एक पॉजिटिव प्लेट है जिसको आप एनोड बोलते हैं। मीन्स के कोई भी आप कंडक्टर ले लें, अगर उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे तो वो एनोड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे आपको नज़र आ रही है नेगेटिव प्लेट। ठीक है, मीन्स के कोई भी कंडक्टर है जिसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दें, तब वो क्या हो जाता है? कैथोड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ये एनोड और ये कैथोड, दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं आपको, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अच्छा, अब आप देखें कि जब कैथोड रेज इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं तो वो किस तरफ मुड़ जाती हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं, पॉइंट ए पे जाकर स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मतलब कंक्लूड किया, हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर
Thomson found that by carefully controlling the charge on the plates, when the plates and the magnet were both around the tube, he could make the cathode rays strike the tube at point B again. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो ये कैथोड रेज नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो ये कैथोड रेज ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, पॉइंट ए की तरफ। ठीक है, अब देखें, एक फील्ड उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है और एक फील्ड उन्हें ऊपर की तरफ खींच रही है। तो अगर किसी तरह इन दोनों फील्ड्स को इक्वल कर दिया जाए, ठीक है, मीन्स के ऊपर खींचने वाली फील्ड को, जिसके आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो, और नीचे खींचने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप इक्वल कर दें इनकी वैल्यूज़ को, ठीक है, कि ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो फिर आप देखेंगे कि कैथोड रेज जो है ना वो बिल्कुल सीधा सीधा ट्रैवल करेंगी और पॉइंट बी पे जाके स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, सो ये इस पॉइंट में मेंशन है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दे प्रोड्यूस ए ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। जब ये रेज ग्लास ट्यूब की वॉल से टकराती हैं तो ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, ग्रीन कलर का। ठीक है, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो कैथोड रेज हैं ये टकरा रही हैं यहाँ पर इस वॉल के साथ। ठीक है, और इस पर आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या दीज रेज आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स। वगैरह इनके रास्ते में जब आप या इनको टकराएं, जब आप रेयर अर्थ मेटल्स से और मिनरल्स से, तब भी ये चमक प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दीज रेज, एल्यूमिना ग्लोज रेड। एल्यूमिना, जिसको आप Al2O3 बोलते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो वो अगर आप इनके रास्ते में रखें तो रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है, और टिन स्टोन को अगर आप इनके रास्ते में रखें तो येलो कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया, सो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एक कैथोड रेज कास्ट ए शेडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये जो कैथोड रेज होती हैं, अगर आप इनके रास्ते में ना ओपेक ऑब्जेक्ट रखें, ओपेक ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका साया बन सकता है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो वो कह रहा है कि कैथोड रेज जो है ना उस ऑब्जेक्ट का साया बना देती हैं, शेडो बना देती हैं। दिस प्रूव्स दैट दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। इससे ये साबित हुआ कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये एक मेटल क्रॉस नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने कैथोड रेज के ना रास्ते में रखा हुआ है, इस तरह से ये कैथोड रेज आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि इसका मेटल क्रॉस का यहाँ पर शेडो बन रहा है। ठीक है, इससे ये साबित हुआ कि ये कैथोड रेज क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो चीज़ लिखी हुई है कि जी दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। अच्छा, परपेंडिकुलर देखें, कैथोड इस तरह से है ना, ये आपको नज़र आ रहा है कैथोड। ठीक है, और ये कैथोड रेज इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो आप देखें कि इन दोनों में जो है बेसिकली कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो कैथोड रेज होती हैं ये कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं जी। दीज रेज कैन ड्राइव ए स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर आप इनके रास्ते में कोई छोटा सा व्हील रखते हैं तो ये उसको क्या कर देती हैं, घुमा देती हैं। ठीक है, दिस शोज दैट दीज रेज पोजेस मोमेंटम। इसका ये मतलब है कि इन रेज का कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के लिए आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि मोमेंटम
इसको बेसिकली हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है मैस टाइम्स वेलोसिटी का, मतलब मैस और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करवा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखें मोमेंटम में मैस भी आ रहा है और वेलोसिटी भी आ रही है। ठीक है, मीन्स के किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मैस होता है और कुछ उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसका हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज इन्फर्ड दैट कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटेरियल पार्टिकल्स। अब इससे ये साबित हुआ कि कैथोड रेज जो है ना जस्ट रेज नहीं है वो, ठीक है, बल्कि क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने आने वाले ऑब्जेक्ट्स का शेडो भी बना रहे हैं, अपने सामने आने वाले व्हील को वो घुमा भी रहे हैं, उनका कोई ना कोई मोमेंटम भी है। ठीक है, हैविंग ए डेफिनेट मैस एंड वेलोसिटी, उनका कुछ ना कुछ मैस भी है और वेलोसिटी भी है। जैसे यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में, इस वाली डायग्राम में यहाँ पर ये कैथोड रेज आ रही हैं ऐसे ट्रैवल करती हुई, ठीक है, और इनके रास्ते में ना हमने एक छोटा सा व्हील रखा हुआ है, ठीक है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये व्हील जो है ना वो साइकिल वाला व्हील नहीं रखना हमने, ठीक है, बिल्कुल ही हल्का सा मतलब कागज़ नुमा व्हील होता है, तो वो हम इनके रास्ते में रखते हैं तो उसको ये घुमा देती हैं फिर। ठीक है, सो ये तो थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक एन एनोड पर्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। अच्छा, अगर आप कोई भी ऐसा मटेरियल ले लें या कोई भी ऐसी मेटल ले लें जिसका एटॉमिक मास काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, और उसको बना दें आप एनोड, जैसे इस डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा है एनोड है, ठीक है, और फिर आप कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाएं इस एनोड पे, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में ना ये आपको क्या मिलेंगी, एक्स रेज मिलेंगी, एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, दोबारा से देख लें कि आपने एनोड किसी ऐसे सब्सटेंस का बनाना है, ऐसी मेटल का बनाना है जिसका एटॉमिक मास काफ़ी ज़्यादा हो, फिर जब आप उनको कैथोड रेज के रास्ते में रखेंगे तो कैथोड रेज जब उनसे टकराएंगी तो क्या जनरेट होंगी, एक्स रेज जनरेट होंगी। ठीक हो, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन मैटर। अच्छा, कैथोड रेज जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वो क्या जनरेट करती हैं, हीट जनरेट करती हैं। व्हेन कैथोड रेज फ्रॉम ए कनकेव कैथोड आर फोकस्ड ऑन ए प्लैटिनम फॉयल इट बिगिंस टू ग्लो। अच्छा, आपने एक कैथोड जो कि कनकेव शेप का है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी एक पॉइंट पे रेज को फोकस करवाएगा। अब रास्ते में रखा हुआ है आपने प्लैटिनम का फॉयल, ठीक है, तो प्लैटिनम फॉयल के किसी भी एक पॉइंट पे तमाम की तमाम जो कैथोड रेज हैं वो फॉल कर रही हैं, तो वो क्या करने लग जाएगा, वो ग्लो करने लग जाएगा। ठीक हो गया, नोट क्या है यहाँ पे, द कैथोड with a concave spherical surface which focused the electrons into a small spot around 1 millimeter in diameter on the anode। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या मतलब इसका, कि अगर आप प्लैटिनम फॉयल का बना दें एनोड, ठीक है, और कैथोड जो है वो कनकेव स्फेरिकल सरफेस का हो, ठीक हो गया, तब होगा क्या, तमाम की तमाम कैथोड रेज जो होंगी वो एक छोटे से स्पॉट पे सारी की सारी फोकस्ड होंगी, ठीक है, और उस स्पॉट का डायामीटर कितना हो सकता है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब इतने छोटे से आप पॉइंट पे तमाम की तमाम कैथोड रेज क्या कर रहे हैं, फोकस करवा रहे हैं। ठीक है, तब क्या होता है, फिर वो जो एनोड होगा प्लैटिनम फॉयल का वो ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा दूँ कि इस तरह की जो सरफेस होती है ये कनकेव सरफेस होती है। ठीक है, अब देखें जितनी भी रेज इस कनकेव सरफेस से टकराती हैं तो वो किसी एक
पॉइंट पे फोकस करती हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ठीक हो गया, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस। कैथोड रेज जो होती हैं वो गैसेस को आयोनाइज कर देती हैं। इसका क्या मतलब कि अगर आप कैथोड ट्यूब में कोई गैस यूज़ कर रहे हैं तब ये जो कैथोड रेज हैं बेसिकली वो इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि कैथोड ट्यूब में अवेलेबल हैं वो इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगी, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगी और इनको देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ कि कैथोड रेज ने गैसेस को आयोनाइज कर दिया। अब देखें कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है कैथोड रे के ऊपर। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम की जब हम बात करते हैं तो उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखें जब ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, मीन्स के कैथोड रेज जब किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के करीब आएंगी तब जाहिर है उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैथोड रे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और कैथोड रेज उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। ठीक है, तो फिर इस तरह से जो गैसेस के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो गैसेस होती हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, तो आप कहेंगे कि कैथोड रेज ने बेसिकली क्या कर दिया, गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर दिया। ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दे कैन कॉज ए केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज कॉज करती हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव ए रिड्यूसिंग इफेक्ट, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अब आप देखें कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इनके ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर। तो अब ये क्या दे सकते हैं किसी भी एटम को, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो दे सकते हैं। ठीक है, तो जब ये किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो बेसिकली आगे वाला एटम जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दे हैव ए रिड्यूसिंग इफेक्ट, इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, विच रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस। ठीक है, जो कि दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करवा दे, मीन्स कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दे। क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। ठीक है, अदरवाइज तो रिडक्शन आप उसको भी बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, या डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। एंड लूजेज इलेक्ट्रॉन, अब देखें क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। ये जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम भी देखी कि ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो नाइट्रोजन आयन बन गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन बन गया और नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन बन गया। ठीक हो गया। सो इनका जो इफेक्ट होता है बेसिकली कैथोड रेज का, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, A cathode rays can pass through a thin metal foil like aluminium or gold foil। अब कैथोड रेज के रास्ते में अगर आप पतली सी बिल्कुल थिन सी मेटल फॉयल रखें या एलुमिनियम या गोल्ड फॉयल रखें
तो वो इसमें से क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये कैथोड रेज ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और आपने रास्ते में बेसिकली एक मेटल फॉयल रखी हुई है ये वाली, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, अगर आपने बिल्कुल पतली सी बड़ी थिन सी फॉयल रखी हुई है तो ये इस फॉयल से क्या कर जाएंगी, पास कर जाएंगी, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये पास कर गई, पीछे जब ये वॉल्स के साथ टकराएंगी इस वाली वॉल के साथ, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, चमक प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वजह से पता लग जाएगा कि ये इस फॉयल से पास हो रही हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द चार्ज टू mass वैल्यू E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शोज दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। E/m वैल्यू जब कैथोड रेज की कैलकुलेट की गई तब वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के इक्वल थी, ठीक है। तब हमें यहाँ से यकीन हो गया कि ये जो कैथोड रेज होती हैं ये बेसिकली क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि E/m, E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड m फॉर mass ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये वैल्यू आपके सामने मैंने लिखी हुई है, 1.60217662 टाइम्स 10⁻⁻19 कोलम्स। जब आप इस चार्ज को डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के मैस से 9.1093836 टाइम्स 10⁻⁻31 kg, तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आती है जिसको आप चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू बोलते हैं वो आती है 1.758820 टाइम्स 10⁻11 कोलम्ब पर kg, ठीक है। सो इसको हम लोग चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू बोलते हैं। तो जब हमने ये वैल्यू कैथोड रेज के लिए कैलकुलेट की तो ये इतनी ही आ रही थी, तो इससे हमें पता चला कि ये कैथोड रेज क्या हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ तो इसकी ख़त्म हो गई हैं, आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कुछ। जे थॉमसन कंक्लूडेड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स से ये पता लगाया कि कैथोड रेज क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। फिर स्टोने नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टोने ने फाइनली इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, ठीक हो गया। थॉमसन आल्सो डिटरमाइंड द चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने बेसिकली चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट की थी, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। He found that the charge to mass ratio value remained the same no matter which gas was used in the discharge tube। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि आप देखें अगर आप कैथोड रे ट्यूब में कोई भी गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब उस गैस के जाहिर है एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के शेल्स में बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, ठीक है। हर एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, ठीक हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोई भी आप गैस यूज़ कर लें डिस्चार्ज ट्यूब में, क्योंकि हर गैसियस पार्टिकल्स के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू तो सेम ही आएगी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M क्या होता है, मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो वो तो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस वजह से इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू जो है ना वो सेम होती है चाहे आप कोई भी गैस यूज़ कर लें डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर ही कंक्लूडेड दैट ऑल एटम्स कंटेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने ही कंक्लूड किया कि तमाम एटम्स जो होते हैं उनमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो फाइनली आपका ये लेक्चर हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।